गाली दो और तरक्की पाओ। आज के दौर में भारतीय राजनीति का शायद यही सबसे नया और सबसे कामयाब शॉर्टकट फॉर्मूला बन चुका है। अगर आप जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी पर सरकार से सवाल पूछेंगे या विधानसभा में विकास कार्य करवाएंगे, तो शायद आपको देश में कोई नहीं जानेगा। आपकी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर कैमरे के सामने हजारों की भीड़ के बीच किसी वरिष्ठ महिला नेता को एक ऐसी घटिया गाली दे दें जिसे आप अपने खुद के परिवार के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, तो बधाई हो, आप रातों रात अपनी पार्टी के स्टार बन जाते हैं और आपके लिए दिल्ली के बड़े बड़े आलीशान दफ्तरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नेता की जिन्होंने राजनीति के स्तर को उस पाताल लोक में धकेल दिया जिसकी कल्पना किसी सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता की पूर्व विधायक और वर्तमान राज्यसभा सांसद साधना सिंह की। साल 2019 के जनवरी महीने में इस महिला नेता ने जो किया, उसने पूरे देश के लोकतंत्र, हमारी संस्कृति और महिलाओं के सम्मान के दावों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी। चंदौली के मुगल सराय में एक किसान रैली चल रही थी। मंच पर माइक संभालते ही साधना सिंह के अंदर का अहंकार और बदजुबानी का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं, देश की सबसे कद्दावर दलित महिला नेता मायावती जी पर सीधा हमला बोला, और हमला भी कैसा। उन्होंने भरी जनसभा में चिल्लाते हुए कहा, वह ना तो नर में है न नारी में है, वह तो किन्नर से भी बदतर है, वह नारी जाति पर कलंक है। जरा सोचिए, ये शब्द किसी सड़क चलते अनपढ़ अपराधी के नहीं थे, बल्कि जनता के वोटों से चुनी गई एक महिला विधायक के थे, जो एक दूसरी बुजुर्ग और वरिष्ठ महिला नेता के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस एक बयान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर तरफ थू थू होने लगी। लेकिन क्या इस बदजुबानी के लिए साधना सिंह को कोई सजा मिली? क्या उन्हें जेल हुई या फिर उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया गया? जवाब आपको चौंका देगा और आपके खून को खौला देगा। आज की इस खोजी और बेहद तीखी वीडियो में हम साधना सिंह की इसी बदजुबानी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। हम एक्सपोज करेंगे उस दोगली मानसिकता को जो महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन सत्ता की भूख के लिए किसी की असमत को सरेआम नीलाम करने से भी बाज नहीं आती। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स यह साबित कर देगा कि हमारे देश का सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है। आखिर कौन है ये साधना सिंह, जिन्हें अपने पद पर, अपनी जाति और अपनी सत्ता का इतना भयंकर घमंड आ गया था? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा सीट से साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली साधना सिंह खुद को बहुत बड़ी जनसेवक और संस्कारी महिला बताती हैं। वे अक्सर मंचों से भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति और मर्यादा का पाठ पढ़ाती नजर आती थीं, लेकिन जनवरी 2019 में देश ने देख लिया कि उनके इन संस्कारी कपड़ों के पीछे असल में कैसी नफरत और अहंकार छिपा हुआ था। साल 2019 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। दो पारंपरिक दुश्मन, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, एक साथ आ गए थे। अखिलेश यादव और मायावती जी ने हाथ मिला लिया था और यूपी में एक मजबूत गठबंधन बना लिया था। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल लाया कि बीजेपी के कई बड़े बड़े छत्रपों की कुर्सियां हिलने लगीं। साधना सिंह को भी समझ आ गया था कि इस गठबंधन के सामने उनकी जमीन खिसक चुकी है और आने वाले चुनाव में उनकी करारी हार तय है। जब किसी नेता के पास जनता को दिखाने के लिए अपना काम नहीं होता, जब उसने 5 साल तक अपनी जनता के लिए कुछ नहीं किया होता, तो वह क्या करता है? वह शॉर्टकट अपनाता है। साधना सिंह ने भी वही किया। उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए और नफरत पसंद वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी जुबान को कचरे के डिब्बे में तब्दील कर दिया। उन्होंने एक ऐसी महिला पर टिप्पणी की जिसने उस दौर में राजनीति में कदम रखा था, जब महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल था। मायावती जी किसी बड़े घराने से नहीं आई थीं। उनके पिता कोई बड़े राजा या नेता नहीं थे। एक साधारण दलित परिवार में जन्मी मायावती जी ने काशीराम जी के साथ मिलकर समाज के सबसे पिछड़े और शोषित वर्ग को एक राजनीतिक आवाज दी और अपने दम पर 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली। साधना सिंह जी, आपकी राजनीति मायावती जी से अलग हो सकती है। आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, उनके फैसलों पर सवाल उठाइए, उनके शासनकाल के भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। लोकतंत्र में आपको इसका पूरा हक है, लेकिन किसी महिला के जेंडर पर, उसकी शारीरिक बनावट पर और उसके अस्तित्व पर
इस तरह की घटिया और भद्दी टिप्पणी करना यह साबित करता है कि साधना सिंह की खुद की सोच कितनी संकीर्ण और जाहिल है। यह किसी नेता का बयान नहीं, बल्कि एक हताश और डरे हुए इंसान की मानसिक कुंठा थी, जो मंच पर सरेआम तमाशा बन रही थी। जब साधना सिंह के इस बदजुबान बयान पर देश भर में बवाल मचा, तो उन्होंने और उनकी आईटी सेल ने अपनी इस घटिया भाषा को सही ठहराने के लिए इतिहास के एक बेहद संवेदनशील और काले पन्ने का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में चिल्लाते हुए कहा था कि जिस महिला का चीरहरण हुआ था, उसने अपनी असमत और स्वाभिमान का सौदा सत्ता के लिए कर लिया। यहाँ साधना सिंह जिस घटना का ढोल पीट रही थी, उसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। आइए इस घटना का वो सच जानते हैं जिसके नाम पर साधना सिंह ने अपनी गंदी राजनीति चमकाने की कोशिश की। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल के भीतर रिश्तों में इतनी खटास आ गई कि मायावती जी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। 2 जून 1995 को मायावती जी लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थीं। तभी अचानक समाजवादी पार्टी के सैकड़ों गुंडों, कार्यकर्ताओं और बाहुली नेताओं ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। वे लोग लाठियां, सरिये और कट्टे लेकर आए थे। उन्होंने गेस्ट हाउस के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। बसपा विधायकों को जानवरों की तरह पीटा गया और उन्हें गाड़ियों में भरकर अगवा करने की कोशिश की गई। उस उग्र और हिंसक भीड़ का एकमात्र मुख्य निशाना थी मायावती जी। भीड़ चिल्ला रही थी, गंदी गंदी गालियां दे रही थी और मायावती जी को जान से मारने की धमकियां दे रही थी। मायावती जी ने किसी तरह खुद को कमरा नंबर 1 के अंदर बंद किया। बाहर खड़े गुंडे कुल्हाड़ी से दरवाजा काटने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन अगर बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी जान पर खेलकर वहां ना पहुंचते, तो शायद देश के इतिहास का सबसे विभत्स अपराध घटित हो जाता। अब आते हैं साधना सिंह के दोगलेपन पर। साधना सिंह ने इस घटना का इस्तेमाल मायावती जी को सत्तावना देने या उस अपराध की निंदा करने के लिए नहीं किया। उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल विक्टिम ब्लेमिंग के लिए किया। उन्होंने कहा कि मायावती जी का चीरहरण हुआ था, तो उन्होंने द्रौपदी की तरह बदला क्यों नहीं लिया? उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ क्यों मिलाया? अरे साधना सिंह जी, मायावती जी किस पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, किससे हाथ मिलाती हैं और किससे दूरी बनाती हैं, यह उनका और उनकी पार्टी का विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला था। लेकिन एक महिला होकर, एक ऐसी महिला जो खुद एक भयानक अपराध की शिकार हुई थी, उसे पूरी जनता के सामने किन्नर से ही बदतर कहना कौन से संस्कार हैं? क्या हमारे देश में किसी महिला के साथ हुए अपराध का मजाक उड़ाना और उसे अपमानित करना ही बीजेपी के नेताओं की राष्ट्रभक्ति है? साधना सिंह ने यहाँ वही सामंती और घटिया मानसिकता दिखाई जो हमारे समाज के कुछ जाहिल लोग बलात्कार पीड़ित लड़कियों को देखकर दिखाते हैं कि गलती तुम्हारी ही थी। यह साधना सिंह की असंवेदनशीलता और क्रूरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली और खुद को शेरनी समझने वाली साधना सिंह की हेगड़ी निकलने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। जैसे उनका यह गंदा वीडियो सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज़ चैनलों पर वायरल हुआ, पूरे देश की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में साधना सिंह के पुतले फूके जाने लगे और उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मामला इतना गंभीर हो गया कि दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय महिला आयोग को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। आयोग ने साधना सिंह को एक कड़ा कारण बताओ नोटिस जारी किया और साफ शब्दों में कहा कि एक जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा महिलाओं की गरिमा पर एक गहरा आघात है। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ से लेकर चंदौली तक के थानों में साधना सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट और महिलाओं के अपमान की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने लगे। अब जब साधना सिंह ने देखा कि मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है, चुनाव सिर पर हैं और उनके इस एक बयान की वजह से पूरे देश का दलित और शोषित समाज बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो सकता है, तो उनकी सारी अकड़ हवा हो गई। जो नेता सुबह मंच से हाथ नचा नचा कर गालियां दे रही थी, वो रात होते होते भीगी बिल्ली बन गई। उन्होंने तुरंत कागज पेन उठाया और एक लिखित माफीनामा जारी कर दिया। उन्होंने अपने माफीनामे में लिखा, मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी, मैं तो बस पुरानी घटनाओं को याद दिला रही थी। यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करती हूँ। वाह भाई वाह, क्या कमाल की सफाई है। भरी सभा में आप किसी वरिष्ठ नेता को किन्नर से बदतर कह देती हैं, उसे नारी जाति पर कलंक बता देती हैं और फिर बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था।
इसे कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंकना। यह साधना सिंह का डर था, उनकी कायरता थी। अगर आप में बयानों को लेकर इतनी हिम्मत थी, अगर आप वाकई मानती थी कि आप सच बोल रही हैं, तो अपने बयान पर टिकी रहती। लेकिन जैसे ही कुर्सी जाने का डर सताया, तुरंत पैर पकड़ लिए। यह राजनीति का वो घिनौना रूप है जहां नेता पहले नफरत फैलाते हैं और पकड़े जाने पर खेत का नाटक रचते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक, सबसे हैरान करने वाला और इस देश के आम नागरिक का खून खौला देने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। जब साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आया, तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। पार्टी ने साधना सिंह की बदजुबानी से खुद को अलग दिखाने के लिए मुगलसराय सीट से उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह रमेश जायसवाल को टिकट दिया गया। उस समय देश की भोली वाली जनता को लगा कि चलो देर से ही सही, लेकिन इस बदजुबान नेता को सबक मिल गया। लोगों को लगा कि लोकतंत्र में ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों को पार्टियां बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था, जनता की आंखों में झोंकी गई धूल थी। बीजेपी ने साधना सिंह को सजा नहीं दी थी, बल्कि उन्हें कुछ समय के लिए कूलिंग पीरियड में भेजा था, ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। और जैसे ही जनता इस विवाद को भूलने लगी, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने साधना सिंह को वो इनाम दिया जो इस देश के लाखों ईमानदार पढ़े लिखे और जमीनी कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में एक नाम देखकर हर वो इंसान सन्न रह गया जिसे देश के लोकतंत्र पर थोड़ा ही भरोसा था। वो नाम था साधना सिंह। जी हाँ, जिस महिला को अपनी बदजुबानी के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिसे जनता के बीच जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी, बीजेपी ने उन्हें सीधे देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का टिकट थमा दिया। वे निर्विरोध चुन ली गईं और आज यानी साल 2026 में साधना सिंह इस देश की संसद में एक माननीय सांसद के रूप में बैठती हैं, भारी भरकम सैलरी और वीआईपी सुविधाएं लेती हैं और हमारे और आपके भविष्य के कानून तय करती हैं। यह इस देश के लोकतंत्र के गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज हर उस नागरिक को सुनाई देनी चाहिए जो राजनीति में शुचिता की बात करता है। साधना सिंह का राज्यसभा पहुंचना इस देश के बाकी तमाम छोटे बड़े नेताओं को क्या संदेश देता है? यही कि अगर आप शालीनता से राजनीति करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप जितनी बड़ी, जितनी गंदी और जितनी तीखी गाली विपक्षी नेताओं को देंगे, आपका प्रमोशन उतनी तेजी से होगा। आज साधना सिंह जैसी नेताओं की वजह से ही हमारी संसद और विधानसभाओं का स्तर गिरता जा रहा है। नेताओं को अब जनता के मुद्दों की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ हेडलाइंस में आने के लिए बदजुबानी करनी है। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या साधना सिंह जैसी बदजुबान नेता को देश की संसद में बैठने का कोई हक होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को ऐसी भाषा बोलने वालों को इतनी बड़ी कुर्सियों से नवाजना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से के साथ लिखकर साधना सिंह और इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस नेता तक पहुंचे जो सोचता है कि जनता उनकी बदजुबानी को भूल जाती है। अगर आपको यह बेबाक और सच दिखाने वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही भ्रष्ट और दोगले चेहरे को बेनकाब करने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।